तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माद। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। राम भरोसे कक्का की दुकान खूब चलत थी। नाम था राम भरोसे, दुकान भी खूब चलती थी। किराना की दुकान भी वही में, कपड़ा भी वही में, बर्तन भी उसी में मिलते थे। जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों पे मॉल होते हैं, ऐसे ही नगर का एक छोटा सा मॉल जैसी दुकान थी राम भरोसे कक्का की। राम भरोसे कक्का के 5 लड़का, 5 लड़का की 5 बहुएं, 5 बहुओं के 13 नाती पोता। कितने? 13। उनमें तो 6 लड़कियां कहानी और 7 मोड़ा। राम भरोसे कक्का को मकान बहुत बलम्बो चौड़ो, दुकान बिल्कुल गली में धस के, और इतनी चलत कि लोग देखते ही रह जाएं। पूरे गांव में प्रसिद्धि हती का कि राम भरोसे कक्का की दुकान में माल भी अच्छो मिलत है, पैसा भी कम लगत। तो राम भरोसे कक्का की दुकान खूब चलन लगी। कक्का हो गए बूढ़े, 70, 75, 78, 80 साल हो गए। जब 80 साल के कक्का हो गए और नहीं मरे, तो घर के अंदर बहुओं लड़कन में काना फूसी शुरू हो गई। बात उठन लगी, घर कितनो छोटो सो पड़त है। अब इतने छोटे से घर में 5 दूनी 10, 2 12 और 13, 23, 24 लोगों का निर्वाह करना बड़ा कठिन है। जब 24-25 लोगों के लिए निर्वाह करना कठिन होने लगा, तो बड़े मौला ने कही कि एक काम करो, मकान छोटो है, थोड़ी कॉलोनी में एक बड़ो मकान बनवा लो। होता ही ऐसा है, जब पैसा बढ़ता है तो सबसे पहले आदमी को इस बात के दिमाग में आता है कि हमको रहने के लिए एक सबसे अच्छा, सबसे पहले साफ़ सुथरा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। कॉलोनी में किसी प्लॉट को ले लेंगे, प्लॉट को लेकर के अच्छा बंगलो काटेंगे, बंगला बड़ा लग्जीरियस होगा, एक स्विमिंग पूल होगा, गाड़ी करने के लिए प्रॉपर स्पॉट होगा, एक उसमें वॉचमैन के लिए कमरा भी होगा, डाइनिंग हॉल होगा, अच्छा सेफ्टी रूम होगा, बेहतरीन एक जिम होगा। सारे जो भी एक्सपेक्टेशंस आपके लाइफ के रहते हैं, ऐसे राम भरोसे कक्का की चौथे लड़का को पैदा हो गए। क्योंकि जनरेशन गैप जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे मेंटालिटी चेंज होती चली जाती है। अब चौथे लड़का की मेंटालिटी तो चेंज हुई, नए नए जो मोड़ा मोड़ी भय थे नए ज़माने के, उनको भी लगने लगा कि एक छोटे से चौके में 23-24 लोगों का खाना बनता है, और खाना की खुशबू बनी नहीं कि पड़ोसी के भल्लू कक्का और सामने आ जात। बे सामने काय के लिए आ गए? काकी तुम्हारे घर में रसगुल्ला बने, खुशबू घर तक आ रही थी। हाँ आओ भौआ, तुम भी बैठो, 2 रसगुल्ला तुम भी खा लो। तो 2 रसगुल्ला ना चाहते हुए भी पड़ोसी के लोगों को खिलाना ही पड़ जाता था। अब शुद्धगी की खुशबू माँ छुपाएगी भी तो कब तक और कहाँ तक? और फिर राम भरोसे कक्का का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। तो दुनिया में कब भी बेसन की सेव बने नहीं कि दूर तक खुशबू, पापड़ सिके नहीं कि दूर तक खुशबू, चटनी बटे नहीं कि दूर तक खुशबू, और इतना अच्छा व्यवहार कि गांव भर के लोग आकर के सुबह शाम मंगोड़ी बनाई नहीं कि इसी ला काकी सामने वाली आ गई, काहे बड़ी बहू मंगोड़ी बनी? नहीं काकी नहीं बनी, खुशबू तो तुम्हारे घर से आ रही। हाँ हाँ आ जाओ काकी, ऊपर आ जाओ।
हाँ आ गए, तो फिर एक प्लेट खिला दी। अब ये सब देखते देखते बड़ों का जमाना तो अच्छे से निकल गया, लेकिन बच्चों को लगने लगा कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लाइफ है। जब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लाइफ हो गई तो चौथे लड़के ने सोचा कि एक कॉलोनी में बढ़िया सा बंगला बना लेते हैं। घर में चर्चा चली, राम भरोसे कक्का से पूछा, कक्का घर में रहने में बहुत दिक्कत होते हैं, वो सामने एक कॉलोनी कट रही है, अच्छो प्लाट ले रहे हैं 4000 स्क्वायर फीट को, बढ़िया एक मकान बना ले रहे हैं, सोना भी खूब है, पैसा भी खूब है। कक्का ने 3 4 5 बार बोला बेटा यही में एडजस्ट कर लो, कछु दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो ऊँचो नीचो होता ही रहे था। लेकिन कक्का की चलती तो कब तक, वृद्धों की घर में चलती ही कब तक है ना। एक दिन विचार बन के 6000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री हो गई। 1,30,00,000 रुपए में 6000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई। अब इसमें बनाना था मकान बनने में लगने थे 2.5 करोड़, और कक्का के पास पैसा भी खूब था। कोई दिक्कत नहीं हुई, 1.5 साल लगे, 3 करोड़ खर्चा हो गए हुई हैं। लेकिन राम भरोसे कक्का के चौथे लड़का ने अपनी एक कॉलोनी में बढ़िया बंगला बना लिया। बंगले में 4 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, मतलब हमारी फैमिली रह लेगी, एक भाई और चाहे तो एक भाई और आकर के ऊपर रह सकता है, इतनी व्यवस्था बना ली। क्योंकि 3 भाइयों ने सोच ही लिया था कि हम जे गांव मोहल्ला की घर है, मकान है, यही में रह रहे ज़िंदगी निकल जाएगी, कछु दिक्कत नहीं है। तो बड़ी बहुएं तो एडजस्ट कर लेती हैं बंधुओं, जवान और छोटी बहुएं एडजस्ट नहीं करती। कोई बात नहीं था, मकान बन गया, अच्छे से दुकान, जितना पुण्य का उदय था वैसा चल रही थी, चलते रहे। बड़े 4 नंबर और 5 नंबर 2 लड़का जो हैं और उनकी 4 मोड़ियाँ और 1 मोड़ा, जो सब जाकर के कॉलोनी में रहने लगे। 4 मोड़ी 1 मोड़ा, साथ ही साथ 2 परिवार, 2 पुरुष 2 महिला, 4 दूनी 8 और 1 9 लोग कॉलोनी में रहने लगे। तो ये वाले घर में जगह बन गई। छोटे भैया को कमरा दो, मेरे लड़कन ने ले लो, एक और बड़े भैया को कमरा दो, उनमें भी मोड़ा मोड़ी जाकर के रहने लगे। इधर भी कंफर्टेबल, उधर भी कंफर्टेबल, दोनों जगह कंफर्टेबल हो गया। धीरे धीरे वो जो बच्चे कॉलोनी में रह रहे थे, कॉलोनी में रहने वाले बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब जब बड़े होने लगे, जब यहाँ से वहाँ रहना शुरू किया था, बच्चे 7 साल 8 साल 9 साल के थे। लेकिन बच्चे बड़े होते होते जब 18-19 साल के हो गए और 10 साल निकल गया वहाँ रहते रहते, तब एक चीज़ बहुत सूक्ष्म दृष्टि से जब घर के लोग देखते कि नगर के मोहल्ला के अंदर रहने वाले जो परिवार था, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पे कुछ नहीं था। फटी पुरानी चड्डी पहनी, ओई के ऊपर बनियान फटी पहनी, ओई में टी शर्ट पहनी, क्रिकेट खेल रहे मोहल्ला में। फलाने घर में गेंद घुसी, ई के कहाँ की नाली में गेंद गई, ई के घर के दरवाजा पे गेंद लगी, चल रहा है सब मस्ती वाला माहौल। लेकिन कॉलोनी में रहने वाले जो बच्चे थे वो इस मस्ती के माहौल से बिल्कुल अछूते थे। उनको व्यवहार नाम की कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। फुल टाइम घर के अंदर रहना, अच्छा लग्जीरियस मकान था तो एसी चालू करके रहना, ना खेलने के लिए कोई फ्रेंड मिलता था, ना बात करने के लिए कोई दोस्त मिलता था, ना ही कोई और संसाधन मिलते थे। कॉलोनी में लोग मिलने भी नहीं आते थे, क्योंकि व्यवहार तो राम भरोसे कक्का से था, और कक्का रहते थे गांव के अंदर। तो जिसको मिलना हुआ तो गांव के अंदर आ गए। बुआ फूफा जी भी आए तो गांव वाले मकान में आए, ब्याह भी भव तो गांव वाले मकान से, लड़कियां की शादी करी तो गांव वाले मकान से। कॉलोनी वाले मकान में कुछ बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ। लेकिन कॉलोनी वाले मकान में परिवार के 9 लोग रहते थे, 1 लड़का 4 पुत्रियां और साथ ही साथ 2 दंपति। अब जब बेटियां बेटे 20-20 साल के हो गए तो व्यवहार में फर्क दिखाई देने लगा साफ साफ। कॉलोनी वाला बच्चा जब अपने ये वाले घर में आता तो घर की सीढ़ी में लगी हुई थोड़ी सी काई और धूल से
लड़के के नाक में सर्दी होने लगती, क्योंकि कॉलोनी में फ्रेश एयर मिलती थी और इतने धूला धंगर। अब मिर्ची के ठांस लगे नहीं कि मोड़ी जो थी बा बोले बाबा 50 बार छींक चुके, इस घर में आते तो हमको छींक बहुत आती है। एलर्जी हो गई, वही घर में पहले पैदा भये थे तो एलर्जी ना आती, अब 20 साल बाद एलर्जी हो गई। अब क्या करें भैया? तो धीरे धीरे समझ में आया कि इतने नगर में रहने वाले जो लड़का लड़की थे वे कॉलोनी में कभी कभी जाते, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। इधर ठस्सम ठस्सा मकान, इधर फ्रेश लिविंग स्टैंडर्ड, साफ सुथरा, हर चीज़ प्रॉपर जगह पर रखी हुई, 2 काम करने वाली बाई आती, हर सुबह चिकना, बिल्कुल शांति। सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती थी क्योंकि वो घर के नीचे बंधा था। इसके अलावा मजाल है कि कोई रहे। और सबसे अच्छी बात कि जोन कॉलोनी में प्लाट लिया था, 5 घर इस तरफ और 5 घर इस तरफ, एक भी मकान नहीं बना। तो इतने उधर खेलवे जाने की बात भी ख़त्म हो गई। फॉरेन में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जाकर के देखिएगा, एक मकान यहाँ बना है 2 एकड़ पे, अब दूसरा मकान मिलेगा 1.5 किलोमीटर बाद, फिर तीसरा मकान मिलेगा 4 किलोमीटर बाद। इतने दूर दूर रह कर के लोग रहते हैं। और महानगरों में, नगरों में रहने वाली, घनी बस्तियों में रहने वाले जो लोग रहते हैं कि हमारे घर की खुशबू पड़ोसी के घर में जाती जाती है, हमारे घर के झगड़े की आवाज़ भी 3 दुकान आगे जाकर के समझ में आ जाती है। ये दोनों माहौलों में फ़र्क क्या होता है आप देखिएगा कि नगर में से हट करके कॉलोनी में रहने वाली जो बेटियां थीं, जब ये कॉलेज में जाना शुरू हुआ, ये कॉलोनी में रहने वाले बच्चे ना मंदिर आते थे, ना महावीर जयंती मनाते थे, ना उनको सबके साथ दीपावली मनानी है, ना होली खेलनी है, क्योंकि हम इतने साफ़ सुथरे घर में रहते हैं। होली के कारण हमारा मार्बल ख़राब होता है, चेहरा ख़राब होता है, स्किन डिसीज़ होती है, तब होली भी नहीं खेलना है। महावीर जयंती में मंदिर में भी नहीं आना है, पर्यूषण पर्व में भी वहाँ आते हैं, इतना सफोकेशन रहता है मंदिर के अंदर, कितना पसीना आता है, हमारा वहाँ दम घुटता है, तो मंदिर आना बंद हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई। सिर्फ घर में घुसे 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 बच्चे 15 साल बड़े हो गए। अब जनरेशन गैप जो बढ़ गया, इस बढ़े हुए जनरेशन गैप से कुछ चीज़ें बड़ी विचित्र टाइप की हो गई कि कॉलोनी में रहने वाले बच्चों की संवेदनशीलता खत्म हो गई। जितने घर के अंदर रहने वाले बच्चे थे, किसी ने किसी के यहाँ मृत्यु देखी तो वो सोचने लगा भैया अभी दुकान बंद कर दो, शांत रहो, बोलो मत। इधर देखा कि भैया इनके घर के अंदर झगड़ा होता है तो झगड़ा करो मत। जहाँ हम लोगों के साथ मिलकर के रहते हैं, उस रहते हुए वक्त पे हमको संवेदनशीलता के चरम पर पहुँचा हुआ छोटा सा बच्चा भी रहता है। अब कॉलोनी में बहुत दूर दूर बच्चे थे, वहाँ पर 3 चीज़ें अपनी अपनी अलग अलग हो गई। मान्यता बदल गई बिल्कुल वहाँ पे। क्या मान्यता बदल गई कि गली में घूमने वाला कुत्ता था तो उसी घर का वो लड़का था ना, जैसे कुत्ता सामने दिखाई देता उठा करके एक पत्थर खींच करके मारता कुत्ते को। हमारे घर में भी आदत है कि कुत्ते के साथ पत्थर मांग करके की गई हिंसा को हम अपना खेल समझते हैं। तभी तो मोहल्ले में कोई भी कुत्ता दिखता है, कोई भी जानवर दिखता है, उठा करके एक पत्थर खींच के मारते हैं। वो कुत्ता बेचारा किकियाते हुए कैं 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 करते हुए भगता है। फिर दूसरी जगह पहुंचा तो दूसरा बच्चा भी खेलता है उस कुत्ते को मारने का, कैच एंड रिलीज वाला खेल। फिर उसको एक कुत्ता एक झापड़ या फिर एक पत्थर मारता है, फिर वो चिल्लाता है। सब्जी मंडी में जाके देखिएगा, सब्जी मंडी में देखिएगा, सब्जी वाले जब सब्जियां बेचते हैं तो जब गाय बैल भैंस सब्जी मंडी में घूमते हैं तो सब्जी वाले, मंडी वाले बहुत मोटा डंडा रखते हैं बंधुओं, और गुस्सा कितनी ज़बरदस्त होती है कि 5 पैसे का एक करेला एक गाय ने अगर खा ली है तो कम से कम उसको 20 डंडे उस सब्जी मंडी वाले के हाथ से खाने पड़ते हैं। और संवेदनशीलता में इतनी संवेदनहीनता है हमारी कि वो मारता रहता है और हम सब्जी खरीदते रहते हैं। ये भी नहीं कि बोले भैया इतना मत मारो, एक करेली तो खाया, चलो हो गया, गाय हाँक दो हक जाएगी। उसको फूल पत्ती से भी हाँका जा सकता था। बेसम का पेड़ का डंडा लेते थे, उसमें 4 पत्तियां लगी रहती थीं, तो पत्तियों से पीठ में छप छप करते थे तो पत्ते की छप छप से जानवर डर करके भाग जाता था। लेकिन अभी जानवर को मारने के लिए इतना मोटा बढ़िया सागौन का दूसरा डंडा, शीशम का डंडा बना करके सब्जी मंडी वाले सब्जी में रखे रहते हैं। सब्जी मंडी में गाय आई नहीं कि उठा के ले दमादम ले दमादम ले दमादम, इतना मारा
कि गाय की पीठ की या तो हड्डी टूट गई, नहीं तो बड़े बड़े निशान पड़ गए। क्रूरता, सर्वाधिक क्रूरता आपको दिखे तो रोकने का प्रयास करिएगा। कॉलोनी में रहने वाले बच्चे ने कुत्ते को मारना सीख लिया। अब कुत्ते को एक मारा खींच करके, अब कौन समझाए कि भैया वो भी एक आत्मा है? कौन समझाए उसको कि भैया ये आत्मा है और आत्मा होने के साथ साथ उसमें भी दर्द होता है, खून बहता है। कोई दिखाने सुनाने वाला नहीं है। कॉलोनी के बच्चा संवेदनशील रहना ही, संवेदनशीलता खत्म हो गई। कॉलोनी के बच्चे को नगर के बच्चों के साथ आकर के बैठने उठने बात करने में बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगा। बच्चे इतने क्लोज और हाइपर हो गए कि साफ सुथरी ड्रेस पहनते, अच्छी सैंडल पहनती बेटियां, चुपचाप साफ सुथरा क्रिजाल का ग्लास लगा करके कांच का एक चश्मा पहनती और चुपचाप किसी भी फंक्शन में शांति से खड़ी रहती। मम्मी को देखती, मम्मी बार बार बोलती, मम्मी से बोलती, मम्मा यहाँ कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है, कितनी देखो तो यहाँ पे कितना क्राउड है, कितना अनहाइजेनिक है। हाँ बेटा तुम पहुँचो, हम आ रहे हैं। निकले थे राम भरोसे कक्का के घर से इधर से उधर कॉलोनी में, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले बच्चे ना किसी से बात करते हैं, ना कोई उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है। जो भी फ्रेंड मिलेंगे स्कूल में मिलेंगे। अब स्कूल के फ्रेंड धीरे धीरे स्कूल से व्हाट्सएप स्नैपचैट में चैट होने लगा, और चैट होते होते जो है धीरे धीरे जो है वो बच्चे अपने मंदिर नहीं आने के कारण अपने रिलीजियस को समझना बंद कर दिए। अब जब अपने रिलीजन को समझना बंद कर दिए और यही बच्चे कॉलेज में गए, कॉलेज में पढ़े लिखे लड़कों में कितनी बड़ी कमी हो गई बंधु। आप देखिएगा कि हमने अपने बच्चे को महावीर जयंती के दिन, पर्युषण पर्व के दिन, अष्टमी चौदस के दिन, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन मंदिर जाने की कभी प्रेरणा नहीं दी। यही मंदिर नहीं जाने वाले जो बच्चे हैं, ये जब बड़े होकर के कॉलेज में जाते हैं और जब कोई दूसरा व्यक्ति इनका धीरे से माइंड वॉश करता है कि अरे रिलीजियस तो ऐसा होता है, गॉड की इतनी पावर्स होते हैं, खुदा इतना ज़बरदस्त होता है, वो सबको पालता है, ये करता है, वो करता है, जमाने भर की बातें होती हैं, और धीरे से बच्चे का माइंड वॉश हो गया। बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लेक्चरार से रीडर से लेक्चरार, लेक्चरार से प्रोफेसर बन गया, और प्रोफेसर से लड़का प्रोफेसर समीर जैन से प्रोफेसर सलीम खान बन गया। कैसे बन गया बंधुओं पता? भोपाल की घटना है लेटेस्ट, अभी आप देखिएगा। समीर जैन से सलीम खान बन गया आदमी। किसी व्यक्ति ने, हमारे बच्चे ने, किसी और के बच्चे ने, किसी और प्रोफेसर ने मिला करके हमारे बच्चे का माइंड वॉश कर दिया। माइंड वॉश करने के साथ दर्शन संबंधी मान्यताएं बदल गई। इंसान वही है, मान्यता बदल गई। ईश्वर संबंधी, सम्यक दर्शन संबंधी मान्यताएं बदल गई। मान्यता बदलने के बाद वो जो बच्चा जिसने कभी पर्युषण पर्व में आकर के अठाई नहीं की होगी, कभी चतुर्दशी का उपवास नहीं किया होगा, आज वो 30 दिन का रोजा रखता है। आज वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। और लोगों में भी ऐसी धारणा थी कि हाँ, काफिर से आदमी को सही करने की हमारी जो पैठ है ये बिल्कुल सही चल रही है। सिर्फ आपके घर की बेटियां अगवा की जा रही हैं ऐसा नहीं है। आपके घर की बेटियों के साथ साथ आपके घर के लड़कों का, आपके पूरी फैमिली का धीरे धीरे माइंड वॉश किया जा रहा है। और कितने कितने कैसे हैं वो लोग जिनको पैसे कमाने की धुन नहीं है, सिर्फ धर्म को और ऊंचा और बढ़ाने की धुन में वो धीरे धीरे आपके यहाँ की पूरी सभ्यता और संस्कृति को बदलने में लगे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अरे महाराज अपने घर में पैसा का बढ़ो, अपने घर में तो अब महाराज मंदिर तो अब बच्चा सोई नहीं सुनत, कछु धरो तो है नहीं है, मंदिर से कछु मिलत इलत भी नहीं है, और मंत्र तो समझ में आत नहीं है। आपने ऐसा सोच लिया बंधुओं। लेकिन कितनी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल वाला धर्म पालन करने के साथ साथ निरंतर अपने घर के बच्चों को मंदिर भेजते रहते हैं। जाओ, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कट्टरता ऐसी सिखा दी है कि उन्होंने एक संकल्प कर ली है कि पूरी दुनिया को 2050 तक हम अपने काबू में लेकर के सिर्फ एक धर्म की स्थापना करके रहेंगे, बाकी सारे धर्म मिटा दिए जाएंगे। जब यही लोग चीन में कुछ हरकत करते हैं तो वहाँ पे क्या हरकत करती है चीन की सरकार, आप जा कर के देखिएगा। लेकिन इसमें जवाबदारी सरकार की नहीं है, जवाबदारी तो घर में चलाने वाले सरकार की है कि बाप के मरने के बाद जिसके सिर पे पगड़ी बांधी गई थी, जवाबदारी तो उसकी है कि घर का हर बच्चा रोज मंदिर जाता है कि नहीं,
पूजा करता है कि नहीं, चतुर्दशी के दिन हमारे घर के अंदर एकासन की, उपवास की कोई धारणा व्यवस्था है कि नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं घर में जिसने अपने घर में पगड़ी बांधी है ना पिता के मरने के बाद, उसकी जवाबदारी है। अगर वो आप अपनी जवाबदारी को फॉलो नहीं करते हैं और आपके घर के 15-17 बच्चों में से, नाती पोता में से, परिवार के लोगों में से कोई व्यक्ति जा कर के मंगलवार को या कहीं नारियल चढ़ाने लगे या फिर शुक्रवार को जाकर के कहीं पे जुम्मा की नमाज पढ़ने लगे और अपनी कौम को बदल करके किसी और कौम में चला जाए बंधुओं, उसके लिए जवाबदार कौन है एक बार बताइएगा। क्या कॉलोनी की सिंगल न्यूक्लियर लाइफस्टाइल इसका जवाबदार नहीं है? घर के अंदर जब आपके कसे हुए नगरों में बच्चे रहते भी हैं ना बंधुओं, तो भी एक फायदा रहता है। किस बात का फायदा रहता है कि संवेदनशीलता अपने चरम पर रहती है। घर के अंदर किसी ने कुत्ते को मारा, हमने नहीं रोका तो सामने वाली काकी ने रोक दिया, काहे कुत्ता को मार रहे, शर्म नहीं आया तुम्हें, वो भी जानवर है। उधर कोई रोकने वाला नहीं था, उधर बच्चा क्या बुला करके खा रहा है कोई देखने वाला नहीं था। घर के अंदर कोई भी स्लिप बाउचर आते हैं बंधुओं, नियम बना लीजिए। घर के अंदर थोड़ा सा ऐसा हो जाए, आप देखिए घर के अंदर पार्सल्स आना कम हो जाएंगे कि घर के किसी भी व्यक्ति का कोई भी पार्सल है, आपने साड़ी बुलाई है, कोई बात नहीं, साड़ी आपकी ठीक है, लेकिन पैकेट घर का बड़ा खोलेगा। एक बार अमेज़न से आने वाले, किसी और माध्यम से घर के आने वाले पार्सल्स को खोलने के लिए घर के अंदर का रूल बन गया कि आप कुछ भी सामान बुलाइए, खोलेंगे घर के बड़े ही, मम्मी हमारा पार्सल आया है खोल के देख लो। इतना भर भी अगर व्यवस्था बन गई तो दुनिया का 60% पाप खत्म हो जाएगा। 60%। घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गलत सामान भी बुलाना है तो ऊपर अमेज़न वाले प्राइवेसी की पॉलिसी देते हैं, ऊपर बिल किसी और का रहता है, अंदर कंटेंट कुछ और रहता है। कितने सारे अनलीगल आइटम्स आपके घर की बेटी की जब अलमारी से निकलते हैं, बच्चों की अलमारी से निकलते हैं, बच्चों के बैग्स से निकलते हैं, सेविंग किट्स से निकलते हैं, तब आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चा कब खरीद के ले आया, हमारा बच्चा तो हमारे घर से बाहर कभी जाता नहीं है। कोई बात नहीं, आपका बच्चा आपके घर से मार्केटिंग करने बाहर नहीं जाता, लेकिन मार्केट क्या आपके घर के अंदर अवेलेबल नहीं है? आपके बच्चे के अंदर आने वाली हर एक बैड हैबिट्स आपके दरवाजे की से होती हुई अंदर आती है। जब अमेज़न के आने वाला वेंडर आपके घर के अंदर सामने आकर के कहता है कि हाँ तुम्हारी बड़ी लड़की को बुलाओ, ये फ़ोन नंबर है, उसके हाथ में पैकेट देना है, सिग्नेचर करना, चलते बनना है। किसी ने भी परचेज किया है, कुछ भी परचेज किया है, वैट नहीं लगा रहे हैं आपकी परचेजिंग पर, बस कंट्रोल थोड़ा सा इतना सा हो जाए कि घर का एक बड़ा आपका पैकेट जरूर खोलेगा। बंधुओं 60% पाप एक बार में साफ हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, घर को संभालने की कोशिश करिएगा। लड़की रोज आपकी बेटी एक सलवार सूट बुलाती है, सिर्फ सलवार सूट नहीं बुलाती है, उसी में अगर मान लो बियर की बोतल बुलाती होगी तो आपको पता चलता है क्या? है? पाउच में बुलाते हैं तो आपको पता चलता है क्या? और भी कोई इतने भी जो भी आपत्तिजनक सामान है, जिन आपत्तिजनक सामानों को बेटियों को खरीदने में, मार्केट में जाने में, बोलने में शर्म आती है, वो अमेज़न से ऑर्डर करके अपने घर के अंदर चुपचाप पैकेट बुला लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। हमारी बेटी हमारी आंख के सामने बर्बाद होती रहती है, हमको पता नहीं चलता है। बस इतना सा कोई घर के परिवार के मुखिया संकल्प कर ले मेरी बात को लेकर के कि मंदिर घर के अंदर आने वाले किसी भी प्रोडक्ट को घर का मुखिया खोलेगा। तुमने कुछ भी बुलाया है, जूस बुलाया है, फ्रूटी बुलाई है, कोई नेकलेस बुलाया है, कोई भी चीज, ऑब्जेक्शन नहीं है, खरो खर्चा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन पैकेट हम खोलेंगे, बिल हम देखेंगे। इतनी भी अगर प्राइवेसी आपने ख़त्म कर दी घर के अंदर की बंधुओं, जैन समाज के कई परिवार बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। आप सेंध छोटे और मिडिल क्लास परिवारों में नहीं है, सेंध लगी है हाईफाई परिवारों में। देखिएगा ना आप, करोड़पति परिवार की बेटी थी, घर के अंदर से कभी बाहर नहीं निकली, जिस दिन निकली सीधे कार में बैठी और जाकर के शिफ्ट हो गई, अपने पति के साथ कहीं और रहने लगी। लोग आश्चर्य करते रहे कि बेटी कभी घर के किसी से मिली नहीं, कोई फ्रेंड सर्किट बना नहीं, कोई फ्रेंड घर के अंदर आया नहीं, ये कैसे कब अफेयर हो गया, कब भग गई। सब मोबाइल का जबरदस्त खेल है, जबरदस्त। संवेदनशीलता से शून्य है कॉलोनी में रहने वाले बच्चे, वे मिलजुल करके नहीं रह सकते किसी के साथ, मिलनसार की उनके साथ कोई प्रवृत्ति नहीं है, उनके पास व्यवहारिकता नाम की कोई चीज नहीं है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन की अगर आप बात करें कि किसी के साथ मिलकर के कोई काम करना है,
तो कोऑर्डिनेशन वर्क तो उनके साथ आते नहीं। आप मुझे दे दीजिए, मैं अपना काम कर लूँगा, नहीं होगा तो उठा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन हाउ एंड बाय कॉलोनी में रहने वाले बच्चों को लगाता ही कौन है? न्यूक्लियर फैमिली में किसी के ऊपर हाउ एंड बाय नहीं लगता बंधु, किसी के ऊपर भी नहीं लगता। प्रोफेसर समीर जैन सलीम खान बन गया, हम सब देखते रह गए। दमोह की कोई परिवार धीरे से अपना धर्म को परिवर्तन करके दूसरी जात में शामिल हो गया, हम देखते रह गए। कोई जबलपुर में कहीं पर आकर के हमारे जैन समाज की जवान बेटियों को किसी और जात के लोगों ने फंसा लिया, बेटियां वहां चली गई, हम देखते रह गए। क्या हम देखते रहने के लिए पैदा हुए हैं? काहे के लिए हुए हैं? धर्म की संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए। आप रोज मंदिर जाते हैं, थोड़ा घर का बायोलॉजी क्यों नहीं बदल देते हैं? घर का बायोलॉजी क्यों नहीं बदल देते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी के दिन जबलपुर में फुहारा के अंदर मान लीजिए पूरी फुल मिलाकर के जैन समाज है, एक साथ निर्णय ले ले चतुर्दशी के दिन जैनियों की दुकानें बंद रहेंगी। जहां पर हमारा बाहुल्य है, 14 के दिन जबलपुर के फुहारा का मार्केट बंद रहेगा। संडे का बंद कर दिया आपने, आप 14 के दिन बंद करके तो देखिए कि 14 के दिन फुहारा का मार्केट बंद रहेगा। और क्या रहेगा? 14 के दिन जबलपुर में लाडगंज से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, सारे के सारे परिवारों को मिलकर के यहाँ पर शांतिनाथ विधान करना है। हर एक बच्चे का उपस्थित होना टू बी मस्ट कंपलसरी। अब आप कमाल देखिएगा बंधुओं, मजाल है कि जब सामूहिक एकता का कार्यक्रम हर हफ्ते होता हो, हर दिन होता हो, किसी में एक दाग लग नहीं सकता। लेकिन महावीर जयंती के दिन तो हम 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालते हैं, लेकिन जिस दिन मार्केट क्लोज रहता है उस दिन हम 5 किलोमीटर लंबी एक साथ प्रभु की आराधना करके आपस में गेट टुगेदर क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके घर की जवान बेटी को उठा करके कोई आदमी ले गया, ऐसे कैसे ले गया? ऐसे कैसे आप देखते रह गए? कैसे आप शांत हो गए? हर आदमी ये कहता है भैया उनके घर की वो जाने। ऐसे में कैसे संस्कृति सुरक्षित रहेगी? आचार्य परमेष्ठी कहते हैं सबके घर की हम जानते हैं ना, हम संभालते हैं सबको। बड़े बुजुर्गों का, पंचायत सभा के लोगों का दायित्व तो बनता है ना इस बात का, नहीं बनता है क्या? समाज का मुखिया सिर्फ अपने घर को देखने के लिए समाज का मुखिया नहीं बना है। समाज का मुखिया इसलिए बना है कि समाज की हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहू हमारी बहू है। उन 5-7 लोगों की दायित्व है, वो सुबह शाम समाज में राउंड मारते हैं, देखते हैं किसके घर में क्या चल रहा है। समाज के मुखिया बनने का मतलब है कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के उत्थान करने में ये अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव ये सब काम करेंगे, तब जाकर के समाज के मुखिया बने हैं। आप भी समाज के किसी न किसी समाज के मुखिया हैं, अध्यक्ष महोदय होंगे, मंत्री महोदय होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे। आपको समाज की उच्चतम पदों पर इसलिए नहीं बैठाया गया है कि आप बैठ करके मंदिर का गल्ला गिने। आपको इसलिए बैठाया गया कि गल्ला गिनने के साथ साथ हर घर का गल्ला देखें कि कौन से घर की किस बेटी के साथ कहीं किसी फसल में कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कोई बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है। जब इस तरह की दृष्टि समाज के मुखियों की पड़ेगी और मुखिया खुद जाकर के बोलेगा भाई सुनो, हमने तुम्हारे मोड़ा को वो साइड वाले बियर बार में उसकी गाड़ी खड़ी देखी थी। अरे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं हो सके, हम बोल रहे ना देखी थी, चेक करो थोड़ा सा, एक बार आप बता दीजिए कि लड़का तुम्हारा रेड लाइट एरिया में खड़ा दिख गया, उसकी गाड़ी खड़ी मिल गई, उसकी कार मिल गई, उसके फ्रेंड्स वहाँ के लोग बने हुए हैं, ऑटोमेटिकली हम लाइन अप कर लेंगे अपने बच्चों को। महावीर जयंती के दिन शक्ति प्रदर्शन करने से आपकी शक्ति में कौन सा लाभ मिल गया? लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का हर 14 के दिन हम शक्ति प्रदर्शन करें और भक्ति प्रदर्शन के साथ शक्ति प्रदर्शन करें। मंदिर जी के अंदर सामूहिक बेटियों की एक ऐसी कार्यशाला, कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए कि भैया संडे के दिन लाडगंज से जुड़ी हुई, बोर्डिंग से जुड़ी हुई, परवारपुरा से जुड़ी हुई जितनी भी बेटियां हैं सबके सब संडे के दिन, चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन सामूहिक पूजन करेंगी। सामूहिक देखरेख होगा, सामूहिक थोड़ा सा नाश्ते का प्रोग्राम होगा। मंदिर को एक ऐसा केंद्र बनाना है। आज सिर्फ मंदिर पूजा की जगह बन के रह गई है ऐसा नहीं, मंदिर को भी एक बहुत अच्छा अस्य क्षेत्र, आज की डेट में जैन समाज पूरी दुनिया की जैन समाज के केंद्रीकरण करने का एक सेंट्रल पॉइंट है। उस पॉइंट में आकर के आप चाहे पूर्णिमा के दिन आइए चाहे अमावस के दिन, लेकिन निश्चित करिए कि इस दिन में आकर के हम अपनी समाज को, अपने समाज के बच्चों को, समाज में होने वाली गतिविधियों को थोड़ा गौर से देखेंगे। गौर से देखने पर समाज में किसी फसल में कीड़ा लग रहा होगा, एक दूसरे को बताने से हम एक दूसरे को संभाल लेंगे।
लेकिन अगर हमारे आने का टाइम अलग है और आपके आने का टाइम अलग है, हम पहुंचते हैं 7:30 बजे और आपका बच्चा उठता है 9 बजे, तो इसको लाइन अप करने की जरूरत है कि संडे के दिन सबको 7:30 बजे नियम से मंदिर पहुंच जाना है। पूरी दुनिया में कोई भी जैन समाज है, कहीं की भी जैन समाज है, पूरे परिवार के लोग एक साथ मिल करके जिस दिन आपकी दुकानें बंद रहती हैं या फिर जिस दिन संडे के दिन आप फ्री रहते हैं, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि सुबह सुबह 7:30 बजे दुनिया की हर जैन समाज के मंदिरों में शांति धारा होगी और समाज के हर एक व्यक्ति को वहां पे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 2 घंटे भी साथ में रहे तो हम अपने परिवार को थोड़ा और सेटल और अपने पूरी समाज को व्यवस्थित रख पाएंगे, नहीं तो कब समीर सलीम बन जाएगा बंधु आपको पता तक नहीं चलेगा। हमारे बच्चे का कोई माइंड वॉश कर रहा है और हमको ही नहीं पता। इतने अनकॉन्शियस लाइफ में रहने वाले हम लोग हैं। बच्चे को इस तरीके की बातें कौन सिखाता है, कैसे सिखाता है? बच्चा कहता है पिछले 15 सालों में 20 सालों में ना आपने कभी मंदिर जाने को बोला है, ना कभी आपने पूजा करने को बोला है, ना कभी आपने जैन धर्म का छडाला पढ़ाया है, ना तत्वासूत, ना आलोचना पाठ पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हम तो CA CFA कराने में लगे रहे। हमारा लड़का CA की तैयारी कर रहा है महाराज। 8वीं से हमारे लड़के का मोटो बन गया है कि 8वीं के बाद हमारा लड़का जो है सीधे IAS की तैयारी करेगा, CA की तैयारी करेगा, लेक्चरर बनेगा। हमने मोटो चेंज कर दिया, बायजूस को साथ लिया और पूरे लड़के का जूस निकाल करके सामने रख दिया। 24 साल का होने के बाद बच्चा न समाज के काम का है, न बाप के काम का है, सिर्फ उसको काम दिखाई दे रहा है अपना। देखो भाई, मेरी पर्सनल लाइफ है, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या बोलते हैं लड़के? ऐसे बोलते हैं, मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले आप होते कौन है? किया क्या है आपने हमारे लिए? कौन से बाप? कहाँ से आए तुम? चलो अपना काम करो। यही बच्चा जब पैदा हो रहा था तो हमारी माँ पिता पूरे परिवार का सहारा लेके बच्चा पैदा हुआ, और यही बच्चा बड़ा होने के बाद जो कह रहा है, बड़ा होने के बाद बच्चा कह रहा है कि आप हमारी जिंदगी का निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? ऐसी CA CFA और चार्टर्ड और MBBS करने वाले लड़कों को खड़ा कर रहे हैं हम। हमारी कौम, मंदिर का रिलीजियस का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मंदिर जाना ही पड़ेगा, शाम को आलोचना पाठ पढ़ना पड़ेगा, साथ में बैठ करके पुराण का स्वाध्याय करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई। दूसरा कोई लड़का आता है, यू डोंट नो बी अबाउट रिलीजियस, आई डोंट नो। व्हाट इज द जैनिज्म, आई डोंट नो। पानी छान करके क्यों पीते हैं, आई डोंट नो। मंदिर क्यों जाते हैं, आई डोंट नो। शांति धारा में तम तम पम पम बम बम मम मम हम हम सम सम झाम झाम झिम झिम झूम झूम क्या मतलब होता है, आई डोंट नो। बस एक ही जवाब है, आई डोंट नो। यू डोंट? यस आई नो दैट, आई डोंट दैट वेरी वेल। अब कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति आपके धर्म की बात बताए और फिर आपके धर्म की बात को बता करके अपने धर्म से आपके धर्म की तुलना करे और फिर तुलनात्मक अध्ययन करा करके आपके बच्चे से बोले कि तुम्हारे रिलीजियस में तो कुछ है नहीं, ही इज सो कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली राइट। फिर क्या करेंगे? दिन में 5 बार जिम जाने के बहाने अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करने कहीं और चला गया। महाराज जी के पास आकर के फिर आप पूर्णमासी का कलश रखने आ गए। महाराज जी पूर्णमासी का कलश रखने आए हैं, क्यों? वो बच्चा जो है दूसरी कौम में जाकर के अप एंड डाउन करता है। हमने कहा तुमने अपने घर में अप एंड डाउन क्यों नहीं कराया भाई? अष्टमी 14 समावास पूर्णिमा के दिन मंदिर में ऐसे क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में महाराज जी आते हैं, घर के अंदर चौका लगाते, महाराज जी के साथ करीब से देखने का मौका मिलता, बच्चे सीखते, बच्चों के बहाने 4 लोग घर के अंदर और आते, 4 चीजें और सीखने मिलती। अरे महाराज हमारे घर के अंदर व्यवस्था नहीं है, आज साधु को बुलाने की व्यवस्था नहीं है और दूसरे दिन एक वक्त ऐसा आएगा घर के अंदर घर वालों के रहने की व्यवस्था नहीं बन रही। अरे साधु तुम्हारे घर के अंदर जब तुम्हारा भोजन करने आता है, भोजन के बहाने पूरे घर का पाप खा के चला जाता है। साधु को सर्व पाप भक्षी कहा कि आहार के निमित्त से साधु का पड़गाहन करके हमने घर के अंदर घुसाया। महाराज ने आधा पौन घंटा आहार किया, आधे घंटे बैठ करके घर की पूरी परेड करी, सबके बारे में पूछा, 2-4 लोगों की रैगिंग करी। उससे समझ में आया कि भैया हमारे घर को तो लाइनअप हो गया, अब भैया तुम्हारे घर का नंबर कब है? तुम्हारे घर तुम्हारे घर तुम्हारे घर। चातुर्मास में धीरे धीरे करके पूरे के पूरे लोगों को लाइनअप कर दिया साधु ने। लेकिन साधु से, देवशास्त्र गुरु से मतलब नहीं है। 22 साल के, 24 साल के, 26 साल के, 28 साल की बेटियां किस तरीके से साफ सुथरा माइंड वॉश करके दूसरे के घरों में जा करके क्या क्या पका करके मांसाहार बना करके खाती हैं और लोग देखते रह जाते हैं। वो बेटे कहती है हमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक चल रहा है, आप कृपया बीच में ना आइए।
प्रेम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो स्टेज ऑफ माइंड है। अगर आप सोचते हैं कि प्रेम संबंध का नाम है, तो प्रेम संबंध का नाम नहीं है बंधुओं। प्रेम सिर्फ स्टेज ऑफ माइंड है। जब तक आपके दिमाग में रहता है, जिस दिन हट जाता है उस दिन टोटली हट जाता है, टोटली कट ऑफ हो जाता है। ऐसे बच्चे ना देवशास्त्र गुरु को जानते हैं, ना दबाव जानते हैं, ना चाचा काका काकी जानते हैं, सिर्फ कॉलोनी में रहना जानते हैं बहुत शांति के साथ। आचार्य सिंह जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि देखो इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। अब ये बच्चे एक दो नहीं है, राम भरोसे तो सिर्फ एक बहाना है बंधुओं अपनी बात रखने का। हमारे परिवार में भी आप देखिएगा ना कि पैसा बढ़ता है तो सबसे पहले हम कॉलोनी में जाकर के बंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बंगलों में सिर्फ आप रहते हैं। देवशास्त्र गुरु की कोई भी सन्निधि बंगलों में जाकर के नहीं पहुंचती। बंगले, चूंकि मंदिर से बंगला जो है 3 किलोमीटर दूर है, तो अब एक अच्छा बहाना मिल जाता है कहने के लिए, महाराज जी 3 किलोमीटर दूर है, मंदिर जाना रोज रोज तो नहीं हो पाता, लेकिन वीकेंड में नहीं तो महीने के लास्ट में चले जाते हैं। गांव के अंदर रहते थे तो सुबह शाम जाते थे, अब लेकिन जब से बंगले में रहने लगे हैं महीना में एक बार जाते हैं। इससे बड़ा बंगला बनाने का अपराध जीवन में और क्या होगा? इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि हमको हमारे घर के अंदर कोई टोकने वाला, पहले घर के अंदर 7, 8, 10, 15, 25 लोग थे, अब एक भी लोग घर के अंदर टोकने वाला नहीं मिलता। बच्चे ने जो किया सो ठीक है। हॉकर आता है, आने से पहले ही फ़ोन में मैसेज भेज देता है कि आपके घर के बाहर खड़े हैं, आपका सामान आ गया, अपना सामान ले आइए। बच्चा सिर्फ दरवाज़ा इसीलिए खोलता है कि उसको पता है कि नीचे रोड पर हमारा सामान आ गया है। सामान लेता है, वहीं से मोबाइल पे करता है, चुपचाप अपने कमरे में जाकर के बैठ जाता है। अगर माता पिता टीवी देख रहे हैं या फिर माता पिता सो रहे हैं, तो माता पिता को तो पता भी नहीं चलता कि घर के अंदर कोई सामान आया है कि नहीं आया है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी बात को आप सब सुधारने की कोशिश करिए, और अगर मैं सही हूँ तो आप कृपया इस बात की कोशिश करिए कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन, रविवार के दिन, जिस दिन भी आपकी दुकानें, मार्केट क्लोज रहता है, उस दिन आप नियम से पूरी समाज मिल करके एक साथ एक स्थान पर धर्म ध्यान करेगी। ऐसे बड़े बड़े स्थान समाज के लोगों को मिल करके खरीद लेना चाहिए। 5 एकड़ की ज़मीन खरीद लो, बाउंड्री बना लो, निश्चित कर लो कि हमारी गुरुवार के दिन दुकान बंद रहती है, वहीं पे शांति विधान होगा, वहीं पे भोजन या नाश्ता होगा। सुबह का टाइम 12 बजे तक का वहीं गुजारेंगे पूरी समाज के लोग। समाज का संगठन बना रहेगा बंधुओं। हम मंदिर तो बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं, लेकिन मंदिर में रहने वाला ना धर्मो धार्मिकैर बिना एक धार्मिक व्यक्ति भी खड़े करने की बहुत ज़रूरत है। अपने पुत्र और पुत्रियों को सिर्फ नाम के जैन का टैग लगा देने मात्र से आप जैन नहीं हो जाते हैं। उनको जैनत्व के संस्कार के साथ साथ कम से कम इतना इंटीग्रेटेड तो आपका बच्चा हो कि कोई किसी और कास्ट का व्यक्ति आपके बच्चे को रिलीजियस वाइज खिलाने की कोशिश करे तो बच्चा बोल सके समझाओ मत, हमको हमारे धर्म की खूबसूरती का ज्ञान है, अपने धर्म की खूबसूरती मत बताओ। लेकिन जब हमारे बच्चे को हमारे धर्म की खूबसूरती नहीं पता रहती है, तब हमारा बच्चा धीरे से किसी और धर्म की खूबसूरती को अपना करके अपनी आस्था संबंधी विषय वस्तु को बदल लेता है। और तकलीफ तो तब होती है कि जब पुरुष के साथ महिला, महिला के साथ बच्चे के साथ पूरा परिवार एक साथ अपने पूरे के पूरे धर्म का परिवर्तन कर लेता है और हम चुपचाप देखते रह जाते हैं। लोग साधुओं के पास आकर के ये बात कहते हैं, महाराज आप समझाइए। मैं बोलना चाहता हूं कि मैं तो समझा रहा हूं, आप समझिए। समाज के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव समझिए इस बात को कि पूरी समाज के घर के किसी भी समाज के घर के किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई पाप पल रहा है तो उसका जवाबदार समाज का मुखिया है। हम गिर रहे थे तो तुमने क्यों नहीं बचाया? अगर आपको पता था कि जैन समाज के हम हैं, हमारे यहाँ सब्जी का ठेला लगाया जाता है, हमारे यहाँ आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, तो समाज के अध्यक्ष मंत्री महोदय ने मिलकर के हमारे घर की छत क्यों नहीं ढाली? क्यों? हम टीन में रह रहे थे, हमारे घर के अंदर पानी चूता था, चाट का ठेला लगाते थे, हमारी फुल्की सड़ रही थी, तब समाज के अध्यक्ष मंत्री को नहीं दिखा कि जैन समाज का छोटा सा व्यक्ति है, चाट का ठेला लगाता है, इसके घर के अंदर छत नहीं डली है, एक काम करते हैं अपन 5-7 लोग मिल करके इसके घर के अंदर लेंटर डाल देते हैं, 1-8 लाख रुपए तो लगता है,
1 लाख सवा लाख रुपए में लेंटर ढल गया होता, उसकी छत पक्की हो गई होती, कम से कम उसको इस बात का विश्वास तो रहता कि समाज का व्यक्ति समाज के काम आया, समाज मेरे काम आई। लेकिन जब ऐसी कमजोर परिस्थिति वाले व्यक्ति के लिए जब समाज काम में नहीं आती है और दूसरे समाज के व्यक्ति आकर के काम आता है, आदमी सबसे पहले अपनी आस्था बदलता है बंधु। मैंने पिछली भी चातुर्मासों में जब मैंने किसी नगर में चातुर्मास किया तो मैंने कहा कि कलश की स्थापना में 1.25 करोड़ 1 करोड़ रुपए आया हुआ है, इसमें से 25 लाख रुपए समाज की ओर खर्चा कर दो। किस बात के लिए खर्चा कर दो? कि समाज में कोई व्यक्ति गरीब है, किसी के घर के अंदर छत नहीं है, किसी का बाथरूम टूटा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कम से कम 25 लाख रुपए का रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम आप हमारी तरफ से करा दीजिए। समाज के लोग एक ही बात बोलते रह गए, अरे महाराज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको ज़रूरत है कि नहीं? हमने कहा मुझे दिखता है, आपको दिखाई नहीं देता? बोले अरे महाराज आप उसको गरीब समझ रहे हैं, आप उसको गरीब मत समझिए, उसने 2 प्लाट वहाँ लेके रखा है, उसके वहाँ पे काम चलता है, उसका ब्याज पे पैसा चलता है। हमने कहा था लाख उसके पास पैसा होगा, लेकिन उसकी परिस्थिति तो वैसी दिख रही है जैसी मुझे दिख रही है। अरे महाराज वो गरीब नहीं है। आपसी मांग कसाई के चक्कर में आपने किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कुछ भी बोलने बतलाने का मौका नहीं दिया, और छोटा छोटा गरीब धीरे धीरे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के किसी अन्य समाज में जाकर के शिफ्ट हो गया। इसके लिए कोई साधु जवाबदार नहीं है बंधु, समाज के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जवाबदार है। आपकी जवाबदारी बनती है अपनी समाज में चिन्हित करिए कि कौन से घर की बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा समझदार है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है और पैसा नहीं है। हम पैसा देते हैं। समाज सिर्फ मंदिर चलाने के लिए पैसा इकट्ठे मत करो, समाज में धार्मिक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए भी पैसे की संयोजना बनाओ। समाज में घोषणा करो ना कि 300 रुपये महीना जो है आपको धर्मार्थ देना पड़ेगा, जिसका उपयोग मंदिर में नहीं होगा लेकिन समाज के उत्थान के लिए होगा, और आप लिस्टेड करो उसको। अगर 200 घर की समाज है, हर घर से 300 रुपये महीना मिल रहा है, तो आप घर के बहुत आराम से जैन समाज के 10, 12, 15 परिवार की बेटियों को आप हायर एजुकेशन दे सकते हैं। आप बड़े आराम से घर के समाज के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति का आप छत ढलवा सकते हैं, आप बच्ची की शादी कर सकते हैं, आप तोहफा दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं अरे तुम चिंता मत करो, अपने पास फंड है। समाज को आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि 300 रुपये का एक अलग से बोर्ड सिर्फ समाज के उत्थान के लिए आपको खुद देना पड़ेगा बंधु। जैसे आप जब किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है, 5,000 रुपये महीना लगता है महाराज जी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज। क्या होता है? वाटर है, वाटर सप्लाई है, फ्यूज़ है, प्लम्बरिंग का काम है, लिफ्ट है, साफ़ सफाई है। इसके लिए हमने मकान खरीदा है 2 करोड़ रुपए का सोसाइटी में, उसके बाद भी आपको 5,000 रुपये महीना तो देना ही पड़ेगा। हम रहते हैं जबलपुर में, हम रहते हैं नागपुर में, हम रहते हैं इंदौर में, हम रहते हैं भोपाल में, हम एक समाज में कालानी नगर में बंद करके रहते हैं, हम त्रिमूर्ति नगर में बंद करके रहते हैं, हम सेंट जोसेफ में बंद करके रहते हैं। आप कहीं भी बंद करके रहते हैं, आपको अपनी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज मंदिर में एक फर्म डालनी चाहिए। इस बात का एक खाका खींचिए कि समाज की मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये पर हेड लगेगा, पर घर के हिसाब से लगेगा कि अगर 100 घर की समाज है तो 300 रुपये महीना आपको देना पड़ेगा, और उसका उपयोग कहीं से कहीं तक मंदिर जी के द्रव्य पूजा और जीर्णोद्धार में नहीं किया जाएगा, उसमें मंदिर में आने वाले व्यक्ति के जीर्णोद्धार के लिए ये पैसा खर्चा किया जाएगा। अगर आपने ऐसी व्यवस्था बना ली तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया भर की कौम आपके नाम का डंका बजाएगी और आपके नाम पे ताली बजाएगी कि समाज ने वक्त रहते पूरी समाज के एक एक व्यक्ति को भी ऊपर उठाया। मंदिर का शिखर बाद में पेंट होगा बंधुओं, पहले कोशिश करिएगा कि आपकी समाज के व्यक्ति जो रोज आपके सामने टमाटर का ठेला निकलता है और हम रोज देखते हैं, उसे खरीदते भी हैं, उसको देखते भी हैं, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते, उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। हम बस ये सोच करके रह जाते हैं अरे महाराज रोज वो 2 कैरेट ठेला टमाटर बेचता है, खूब पैसा कमाता है। तुमसे तो कम ही कमाता होगा, तुम तो दुकान में बैठ कर के रोज होलसेल का धंधा करते हो, रोज के 20,000 छाप रहे, क्या वो ठेला बेचने वाला रोज का 20-25 हज़ार रुपये छापता है? नहीं महाराज, उनके घर में 3 बेटियां होंगी। समाज के अध्यक्ष मंत्री महोदय सुन रहे हो अगर मेरी बात तो कान में डाल लीजिएगा इस बात को। महाराज श्री बोल रहे हैं कि सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे 300 रुपये पर हेड पूरी दुनिया के जैन समाज को मंदिर जी के अंदर एडमिट कराना पड़ेगा, और उस 300 रुपये पर हेड से एडमिट होने वाले चीज से किसी भी
आर्थिक अभाव से संपन्न कोई परिवार है और उसमें बेटी की शादी होनी है, हम 2, 5, 7 लाख रुपए आराम से दे सकते हैं सामने वाले को। आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगले महीने हमारे पास 5 लाख फिर आने वाले हैं, फिर अगले महीने हमारे पास 5 लाख 7 लाख रुपए आएगा, हम देते रहेंगे और अपनी समाज को समृद्ध करते रहेंगे। समाज में किसी कोई गरीब व्यक्ति होगा, उसको कैंसर हो गया है, उसको डायबिटिक हो गई है, उसको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, समाज के पास 300 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज की फंडिंग होगी, हम कम से कम किसी व्यक्ति को पैसा देकर के उसका इलाज तो करा सकते हैं ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज श्री आप। तो फिर आप कोशिश करिएगा, आप वोटिंग करिएगा, अपने समाज में जाकर के बात रखिएगा कि हमने महाराज जी का प्रवचन सुना है। प्रवचन सुनने के बाद आप मीटिंग करिएगा अपनी समाज में जाकर के कि एक सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे एक चार्जिंग लगा दी जाए। पूरी समाज के हर व्यक्ति को, हर घर को, मान लीजिए 50 घर की समाज है तो 50 लोगों को रोज हर महीने 300 रुपए आपको उस फंडिंग में जमा कराने पड़ेंगे। साल, 2 साल, 4 साल में इतना बड़ा फंड समाज के पास एक्सेस इकट्ठा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आया तो हमको उसके लिए लोन लेने की या सरकार से अपील करने की जरूरत नहीं है। समाज के अध्यक्ष के पास बोला, भाई साहब हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, चूंकि ठीक जस्ट लाइक बीमा पॉलिसी, जैसे हम बीमा पॉलिसी देते हैं भैया, बीसी खेलते हैं, 300 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये जमा करते हैं, चूंकि हम मेंटेनेंस चार्ज में वहाँ जमा करते रहे हैं, हमारा हक बनता है हमें दे दिया जाए। आपको एक मुश्त 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दे दिया जाएगा और आप अपने परिवार में धार्मिक व्यक्ति की भी रक्षा कर पाएंगे। बंधुओं, आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने कहा, न धर्मो धार्मिक बिना, ये सारे मंदिर कब किसी और दरगाह में परिवर्तित हो जाएंगे आपको भरोसा भी नहीं रहेगा। बंधु, सुधारने और संभालने की कोशिश है। सिर्फ मंदिर में प्रतिमा रखने के लिए दान मत दीजिएगा। मंदिर में प्रतिमा रखने के साथ साथ मंदिर की प्रतिभा भी बढ़े और प्रतिभावान लोगों का मंदिर में आना भी सुचारू रूप से चालू रहे, इसलिए भी हमें आज दान की और अपने धन को देने की जरूरत है। बहुत सारी कौमें विदेशों से फंडिंग करके अपने इस तरीके से धर्म को बढ़ाने में लगी हैं। हम भारत में रहने वाले जैन समाज के लोग अपने अपने थोड़े से फंड को सेंट्रलाइज करके सुधार कर पाएँ, अपनी संस्कृति को बचा पाएँ, अपने साधर्मी बंधु को वात्सल्य दिखाते हुए उसकी भी सुरक्षा रख सकें, उसकी भी सेवा कर सकें और जैन धर्म की पताका बढ़ा सकें। ये भी एक आवश्यक और जरूरी संबंध और एक जरूरी संवाद था। जहाँ तक मुझे लगा मैं दे पाया, जहाँ तक लगे आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन।